हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। तो आज की क्लास में आपका टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के धमाकेदार वीडियो के साथ आपको पढ़ाएंगे छोटे से टॉपिक के साथ में प्रोटीन। तो प्रोटीन आज का टॉपिक होगा, तो लिखते हैं प्रोटीन। आज के वीडियो में पढ़ेंगे केवल प्रोटीन और प्रोटीन की संरचना के बारे में, प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन की जिन जिन घटनाओं के बारे में आपको पता नहीं है उसको बताएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के बहुलक ही प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके अलावा इनमें सल्फर और फास्फोरस अन्य तमाम तत्व पाए जाते हैं। तो देरी ना करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देना कि पहले वीडियो को वो लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्किल में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रोटीन। क्या होती है प्रोटीन? जितने भी मनुष्य का पूरा ढांचा ही प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन में छोटी छोटी इकाइयां होती हैं अल्फा अमीनो अम्ल की। जिस स्टूडेंट ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है, अभी अपलोड हुआ है, तो वो वीडियो को जाए और पिछले वीडियो को देखकर उसके इकाइयों के बारे में समझे, तभी आप प्रोटीन को सही से और जान सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में प्रोटीन को इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन? तो लिखते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों की वृद्धि विकास शारीरिक टूट फूट की मरम्मत क्या लिखा है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों की वृद्धि, विकास, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत तथा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनका अणुभार लगभग 10,000 ग्राम प्रति मोल से अधिक होता है। प्रोटीन कहलाती है। क्या लिखा है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों की वृद्धि, विकास, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत तथा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनका अणुभार लगभग 10,000 ग्राम पर मोल से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाती है या प्रोटीन कहलाते हैं। यह हो गई है प्रोटीन की परिभाषा। इसके रासायनिक संगठन में
रासायनिक, ये बना किन किन पदार्थों से होता है ये बता रहे, किस किस सबस्टांस का मिश्रण होता है प्रोटीन, तो ये बताना इसके रासायनिक संघटन में कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा सल्फर कॉमा फास्फोरस कॉमा या फिर आयरन, यहां तक के मिनरल जो हमारे होते हैं उसके रासायनिक संगठन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस के अलावा आदि, या यहां पर लिख सकते हो आप आदि तत्व उपस्थित होते हैं। क्या लिख दिया कि इसके रासायनिक संगठन में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर और आयरन और आर्सेनिक आदि तत्व उपस्थित होते हैं। ये इसका रासायनिक संगठन है। इतने तत्वों से, इनके अलावा कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं, का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो एक जीव अणु बनता है, जैव अणु बनता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की एक खासियत है, प्रोटीन से ही हमें अपने महत्वपूर्ण आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है, जो हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का सेवन ऐसा गुणवत्तापूर्ण, यानी कि न्यूट्रिशन ऐसा लें कि भोजन को हम ऐसा खाएं पिएं कि जिससे प्रोटीन ऐसी हमें प्राप्त हो जिससे सभी अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाए। तो अमीनो अम्ल जब सभी प्राप्त होंगे तो आपके जो चेहरे की बनावट है, स्किन है, और उस पर आने वाली जो खूबसूरती है वो प्रोटीन के ही कारण ज्यादा डेवलप होती है। क्योंकि यहां पर लिखा है कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों की वृद्धि, विकास, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनका अणुभार लगभग 10,000 से 10,000 ग्राम पर मोल से अधिक होता है, क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। इसके रासायनिक संगठन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त मेन कंपाउंड इसका क्या है, नाइट्रोजन युक्त सल्फर फास्फोरस आदि तत्व उपस्थित होते हैं। अब आगे एक लाइन और लिखते हैं, वास्तव में प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। यहां पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमने पढ़ाया अल्फा अमीनो अम्ल पिछले वीडियो में। फिर एक बार कह रहे हैं, जिस स्टूडेंट ने अभी भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फ्रक्टोज के टॉपिक के साथ साथ उसमें अमीनो अम्ल भी पढ़ाए गए हैं। तो क्या है, वास्तव में प्रोटीन जो होती है वो अल्फा अमीनो अम्ल के अणु क्या होते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर बहुलक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बहुलक। कई हजार यूनिटें यानी कई हजार इकाइयां अमीनो अम्लों की जुड़कर प्रोटीन की संरचना बनाती हैं, और इसी कारण इन्हें जब कई इकाइयां जुड़ती हैं तो ऐसे इकाइयों बहु मतलब बहुत से, लक मतलब उनकी इकाइयां, बहुलक का मतलब होता है कि बहुत से, लक मतलब जिनकी इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ा सा धागा या बड़ी सी संरचना बनाते हैं वो बहुलक कहलाते हैं। और प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और जिनमें अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल की इकाइयां पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। पेप्टाइड बंध होते हैं जो हमने बताया था CONH के बीच में जो बंध बना होता है, जिसको हमने इस प्रकार से कोष्ठक में बंद कर दिया था, वो हमारा कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीन समूह के मध्य जो बंध बनता है वो कहलाता है पेप्टाइड बंध। इसको पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, और ये कैसी लगी डेफिनेशन इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक धमाकेदार वीडियो आज आपको प्राप्त होगा प्रोटीन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी सन 2020 का पिछले एग्जाम हो चुके हैं और 7 प्रैक्टिस सेट आए हैं आपके अनसॉल्व पेपर में, उसमें देखिए कि हर ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा है या ऐसा कोई अनसॉल्व नहीं बचा है जिसमें प्रोटीन की संरचना या प्रोटीन के कार्य के बारे में ना पूछा गया हो। तो ये प्रोटीन की हो गई है क्या, डेफिनीशन। अब बताते हैं कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो इसको रब करते हैं और प्रोटीन के स्रोत बताते हैं। क्योंकि पिछला एक सेट है उसका नाम है WB। सन 2000 यूपी बोर्ड वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको हम बता दें कि सन 2020 का जो पेपर है उसका कोड है WB, और उसमें नहीं, सॉरी, WA में है, WB में नहीं है, शायद ये WA या B में है, तो देख लेना, याद नहीं रहा मौके पर, लेकिन WB या A में है। प्रोटीन क्या होती है, पहला होगा क्वेश्चन आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फिर उसके बाद में पूछा गया है उसी में कि प्रोटीन क्या होती है, उसकी प्राथमिक और द्वितीयक संरचना के बारे में बताइए, और उसी में जुड़ा है प्रोटीन के व्यतिकरण द्वारा क्या बनता है, और पूछा गया है प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, तो अब यहीं पर प्रोटीन के स्रोत बता देते हैं, फिर इसका वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। तो रब करते हैं, जब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं, बताते हैं आज प्रोटीन के बारे में, जिससे हमारा DNA RNA सभी जितनी भी मांसपेशियां यानी कि हमारे बाल तक भी प्रोटीन कहलाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्रोटीन के स्रोत, तो स्रोत डायरेक्ट हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन 54% तक उपस्थित होती है। कितने प्रतिशत? 54%। दूसरा आ जाता है आपका मांस यानी कि मीट में लगभग नहीं, मांस के बाद पहले आपको लिखना होगा, मांस से पहले आपको लिखना होगा गेहूं, जिनकी हम रोटियां सेवन करते हैं। गेहूं में लगभग होती है 14% प्रोटीन। कितनी? 12% होती है, सॉरी। और उसके बाद में आ जाता अंडा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है इसमें होती है लगभग 14%। फिर उसके बाद में आ जाता है अगला, गेहूं के बाद में एक सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, और आपका हो जाता आगे मांस में लगभग 10% प्रोटीन उपस्थित होती है। और इसके बाद में अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। क्या है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत। और दालें ले लें तो दालों में लगभग 22%, अगर दाल की बात करें, पल्स यानी कि दाल में होती है 22% प्रोटीन उपस्थित। तो अगर प्रोटीन का मुख्य स्रोत पूछा जाता है तो सबसे पहले ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे? सोयाबीन, क्योंकि पिछले सन 2019 में एक प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्रमुख प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो वो सोयाबीन है। क्योंकि सोयाबीन जो हम खाते हैं, जो एक क्रिस्टल के रूप में होती है, वो सोयाबीन की छाल होती है, सोयाबीन के दाने होते हैं ऐसे छोटे छोटे से, ये रियल सोयाबीन होती है। इसको जब इससे ऑयल निकाल लिया जाता है, जिसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं, उसके बाद में जो छाल बनती है उसको ऐसे चौकड़ी यानी कि एक घन रूप में काट कर जो सोयाबीन के टुकड़े बनाए जाते हैं वो छाल होती है। उसमें भी 54% लगभग प्रोटीन उपस्थित होती है। अब आ जाता है टॉपिक में प्रोटीन का वर्गीकरण, इसको रफ कर देते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण, तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्रोटीन को, और इसका वर्गीकरण होगा नंबर 1 आणविक संरचना, संरचना को लिखते हैं
आणविक संरचना, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो यहां पर पहले आप लिखेंगे कि प्रोटीन का वर्गीकरण, तो नंबर 1 पॉइंट होगा यहां पर ए पॉइंट लिखने, कैपिटल ए बना लें, हेडिंग को क्या बना लेंगे, कैपिटल ए, क्योंकि इसके अंदर भी लिखना होगा आणविक संरचना, यानी कि प्रोटीन के अणुओं की जैसी संरचना होती है, उसके आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आप लिखेंगे रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, इसके बारे में बताएंगे। पहले हम इसका दूसरा पॉइंट बता देते हैं। नंबर 2 गोलाकार, यानी कि ग्लोबुलर, गोलाकार प्रोटीन ये होती है। तो यहां पर क्या है, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, जैसे ये हमारे बाल, हमारे नाखून, और उसके बाद में कुछ प्रोटीन मांसपेशियों में, जो मांसपेशियां बनी होती, ये प्रोटीन, बाल, नाखून, जितने भी ये प्रोटीनें होती हैं, ये कैसी होती है, रेशेदार, क्योंकि ये थोड़ी सी कठोर होती हैं, इनमें रेशे पाए जाते हैं, फाइबर होते हैं। जैसे ये बालों को आप ले लें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बालों को आप ले लें कि ये एक रेशेदार प्रोटीन है। और भैंसों, जानवरों के जो सींग होते हैं उनमें भी प्रोटीन होती है, वो रेशेदार प्रोटीन होती है, लेकिन उसका अलग नाम होता है, ठीक है। तो ये रेशेदार प्रोटीन में हम लिखेंगे इस प्रकार की प्रोटीन की आणविक संरचना, इस प्रकार प्रोटीन की, यहां पर की हटा दें तो डायरेक्ट एक सेंटेंस को अच्छा सा बना सकते हो आप। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार प्रोटीन की आणविक संरचना में आणविक संरचना में पेप्टाइड बंधों द्वारा अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड या यूनिट, अमीनो एसिड की इकाइयां, अमीनो अम्ल की इकाइयां, अम्ल की इकाइयां क्या होती है, इस प्रकार की प्रोटीन में, इस प्रकार प्रोटीन की आणविक संरचना में पेप्टाइड बंधों द्वारा यहां पर और लिखना है, बंधों द्वारा अमीनो अम्ल की इकाइयां एक रेशेदार संरचना बनाती हैं। कौन सी प्रोटीन कहलाती है, रेशेदार प्रोटीन कहलाती है, जिसका उदाहरण आपको यहां पर एग्जाम्पल देते हैं, इसको नीचे लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार की प्रोटीन की आणविक संरचना में पेप्टाइड बंधों द्वारा अमीनो अम्ल की इकाइयां एक रेशेदार संरचना बनाती हैं, यानी कि सीधे सीधे रेशे बनाती हैं, ऐसे सीधे सीधे खड़े खड़े रेशे बनाती हैं, जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध कड़क, यानी कि बड़ी शक्ति के साथ स्ट्रेंथ बना देता है, मजबूती ला देता है, और वो खड़ी रहती हैं अपनी स्थाइयों पर। तो वो कहलाती है क्या, रेशेदार प्रोटीन कहलाती है, जिसका सबसे पहला उदाहरण होगा नंबर 1 कैरोटीन। क्या लिखेंगे, कैरोटीन प्रोटीन, इसके उदाहरण, ये कैरोटीन प्रोटीन है। दूसरी है मायोसिन प्रोटीन। ये 2 उदाहरण हैं। अब कैरोटीन तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी बता देते हैं, लेकिन मायोसिन से आप समझ जाएं
कि मांसपेशियों की प्रोटीन जो होती है वो मायोसिन होती है, और मांसपेशियां सीधी सीधी होती हैं। ये आपने आणविक संरचना किसी डॉक्टर के घर पे गए होंगे तो देखते हैं एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसमें मांसपेशियां सीधी सीधी दिखाई जाती हैं, जैसे कि हमारे टेंडन जो पीछे एड़ी के पास सीधा सीधा सा एक कठोर भाग होता है, उसको देखिए, एड़ी के पास में एक छोटा सा कठोर भाग होता है जिसकी लंबाई पूरी लेग यानी कि हमारे घुटने तक आती है, और उसके बाद ये मांसपेशियां जो एक दूसरे पर लिपट कर कठोर हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, मायोसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और कैरोटिन प्रोटीन का उदाहरण होता है नाखून, नाखून, बाल और सींग, यानी कि जानवरों के जो सींग होते हैं वो कैरोटिन प्रोटीन के बने होते हैं। मायोसिन प्रोटीन का मतलब होता है मांसपेशियां, मांसपेशियां। आप समझ चुके होंगे कि मांसपेशियां, अगर प्रोटीन की बात करें तो एक अंडा क्या होता है, अंडा, अंडा होता है, उसमें भी प्रोटीन होती है जो व्हाइट कलर की होती है, उसके बाद में जो योक होता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती, लेकिन बाहर अंडे में क्या होता है, लगभग 4% से 12% के बीच में भी प्रोटीन पाई जाती है। ये अंडे की बात है, देसी अंडा है या ये फार्म जो फार्म में तैयार होता है वो अंडा है, सभी मुर्गियों से ही बनते हैं। तो चलिए मजाक के हिसाब से अब बता दिया कि नाखून की जो प्रोटीन होती है, बाल की प्रोटीन होती है, वो होती है कैरोटीन। पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी कि नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, तो वो कैरोटीन होती है। मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन मायोसिन होती है। तो चलिए ये हो गया रेशेदार प्रोटीन। तो यहां पर इसको रब कर देते हैं और लिखते हैं गोलाकार प्रोटीन के बारे में। इस हेडिंग को ऊपर ले आते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दें वीडियो को। अब बी हेडिंग उसमें आ जाती है, छोटा बी लिखेंगे क्या, गोलाकार, गोलाकार प्रोटीन। और एक बात उसमें रेशेदार प्रोटीन में थी कि यह रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय होती है। क्या होती है, अविलय होती है, जबकि गोलाकार प्रोटीन जल में विलय होती है। गोलाकार प्रोटीन बताते हैं, इस प्रकार, यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार प्रोटीन की संरचना में इकाइयां, वही अमीनो अम्ल की इकाइयां, भाई इकाइयां आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर गोलाकार, कैसी, गोल आकार की संरचना बनाती हैं, संरचना बनाती हैं। और आगे लिखेंगे जो जल में पूर्ण विलय होती है, जो जल में पूर्ण विलय होती है, जल में पूर्ण हटा दो, विलय लिख दो केवल, क्योंकि कोई कोई प्रोटीन आ जाती है जो विलय नहीं होती है, तो जल में विलय होती है, क्या कहलाती है, गोलाकार प्रोटीन कहलाती है। इस प्रकार प्रोटीन की संरचना में इकाइयां आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर गोलाकार संरचना बनाती हैं जो जल में विलय होती हैं। क्या कहलाती है, क्या इसका उदाहरण हो जाता है गोलाकार प्रोटीन कहलाती है। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं उदाहरण में आप देंगे सबसे पहला पॉइंट, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मतलब ये अंडे की प्रोटीन होती है, अंडा। अब उसके बाद में हार्मोन्स, जितने हमारे बॉडी में हार्मोन्स जाते हैं वो सब प्रोटीन होती है उनमें। ये हम कह सकते हैं सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होती हैं। ये बात साइंस की है, बायोलॉजी में आती है कि सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं,
चूंकि सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होती हैं, लेकिन प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल की इकाइयों से जुड़कर बने होते हैं। दूसरा लिखते हैं इंसुलिन, इंसुलिन, और इसके अलावा एंजाइम, ये आपके क्या होते हैं, सभी गोलाकार प्रोटीन होती हैं। अगर इन प्रोटीन को हम जल में घोलेंगे तो ये विलय हो जाएंगी, ये जल में विलय होती हैं। तो प्रोटीन दो प्रकार की होती है आणविक संरचना के आधार पर। अब हम बताते हैं इसकी अपघटन संरचना के आधार पर। तो अपघटन के आधार पर बताएंगे, इसको रब कर देते हैं और बी पॉइंट लिखते हैं, इसको रब करते हैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण कर रहे हैं, चलिए इसको रब कर दिया। और दूसरे टाइप का वर्गीकरण नंबर बी, अपघटन, यानी कि जल अपघटन। क्या लिखेंगे, जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। आ जाते हैं, क्या करा है, जल अपघटन, यानी जल में घोलना है, अपघटित करना है और बताना है कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। तो जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सरल प्रोटीन, नंबर 2 संयुग्मी प्रोटीन, नंबर 3 होती है आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये नंबर 1 आपकी क्या लिखेंगे हम, सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, हेडिंग होगी सरल प्रोटीन। चलिए लिखते रहिए कॉपी में लगातार, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल प्रोटीन्स। यहां पर बस एक लाइन लिखनी है, एक लाइन लिखनी है सरल प्रोटीन में कि वे प्रोटीन जो जल में अपघटित होकर, यहां पर लिखते हैं आके अपघटित होकर केवल क्या करेंगे, ओनली अल्फा अमीनो अम्ल इकाइयां देती है। क्या है, वह प्रोटीन जो जल में अपघटित होकर या वियोजित होकर केवल अल्फा अमीनो अम्ल की इकाइयां देती है, क्या कहलाती है, सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन कहलाती हैं, प्रोटीन कहलाती हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल आपको चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो केवल अल्फा अमीनो अम्ल, भाई अमीनो अम्ल तो गायब हो गया, अम्ल भी लिखना जरूरी है। अब यहां लिखते हैं इकाइयां, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इकाइयां देती है। तो यहां पर लिखते हैं इकाइयां देती है, क्या कहलाती है, सरल प्रोटीन कहलाती है। और सरल प्रोटीन के लिए सबसे पहला नंबर है ग्लोबुलिन, क्या लिखेंगे, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन। और उसके बाद एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ये दोनों इसके परमानेंट यानी कि एक पक्के उदाहरण है, ये 101% जो आपका उदाहरण है। तो हमने बताया सरल प्रोटीन, किसके आधार पर बताना पड़ेगा आपको, जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले बताई हमने सरल प्रोटीन, वह प्रोटीन जो जल में अपघटित होकर केवल अल्फा अमीनो अम्ल की इकाइयां देती है, सरल प्रोटीन कहलाती है। जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये जब भी टूटेंगी तो इसमें क्या होगा, अल्फा अमीनो अम्ल होंगे, केवल अल्फा अमीनो एसिड होंगे। इसके अलावा कोई अदर सबस्टांस पदार्थ नहीं होगा, केवल अल्फा अमीनो अम्ल होंगे। दूसरा आपका आ जाता है मिश्रित या संयुग्मी, रब करते हैं इसको कंजुगेटिव,
तो चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। नंबर 2 यहां पर लिखेंगे बी पॉइंट और लिखेंगे संयुग्मी। संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन को कहते हैं कंजुगेटिव, कंजुगेटिव प्रोटीन। प्रोटीन्स ये होती है कंजुगेटिव प्रोटीन्स। अब इसको भी जल अपघटन के आधार पर बताना है। किसके आधार पर बताएंगे? जल अपघटन के आधार पर। संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब होता है कि ऐसी प्रोटीन जिसमें संयुग्मन द्वारा अन्य अणु भी जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन भी संयुग्मी प्रोटीन कहलाती है। देखो क्या लिखेंगे? इस प्रकार या वे प्रोटीन, क्या लिखेंगे? वह प्रोटीन जिसमें, वह प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा एमिनो अम्ल कॉमा फास्फेट अणु, फास्फेट प्रोटीन या फास्फेट अणु लिख सकते हैं। वह लिखेंगे, यहां पर बोलेंगे क्या? वह प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा अमीनो एसिड, फास्फेट अणु और अन्य प्रोटीन के अणु प्राप्त होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाती है। संयुग्मी प्रोटीन कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है, कहलाती है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे बहुत से पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन हमारी कोशिकीय जो प्रोटीन पाई जाती है, कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए में क्या होता है? पहले तो नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी कि चार क्षार होते हैं, जिसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये होते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसमें फास्फेट अणु होते हैं, फास्फेट अणु होता है, PO4 आयन होता है। उसके बाद में क्या होती है? 2D ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। तो इतनी चीजें पाई जाती हैं हमारे डीएनए के कंपोनेंट में, यानी कि संगठन में। तो डीएनए के संगठन में इसके अलावा क्या होती है? प्रोटीन भी होती है, और जो प्रोटीन होती है उसमें क्या होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है। तो जैसे अगर हमने डीएनए की प्रोटीन को डिसॉल्व किया, डीएनए की प्रोटीन का जल अपघटन कराया, या आरएनए की प्रोटीन का, या फास्फोलिपिड, ये आपका हो गया डीएनए। और उसके बाद में ये आपका हो जाता है आरएनए, ये ले आरएनए बन गया, ये डीएनए भाई, ये लीजिए डीएनए की संरचना। ठीक है। अब ये संयुग्मी, यानी कि मतलब होता संयुग्मी, कई चीजों का मिश्रण, कई चीजों के मिश्रण से बनी प्रोटीन, तो वो क्या कहलाती है? संयुग्मी प्रोटीन। प्रोटीन तो है, लेकिन उसमें मिश्रण क्या है? क्षार हैं, एक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, फास्फेट अणु है PO4, डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी, और प्लस प्रोटीन भी है। जब ये जल में घोलेंगे तो सब ये इकाइयां टूट जाएंगी। प्रोटीन और अल्फा अमीनो अम्ल के अलावा क्या क्या प्राप्त होगा हमें? ये क्षार प्राप्त होंगे, फास्फेट अणु और राइबोस शर्करा भी। तो वो क्या कह रहा है? वह प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा अमीनो अम्ल, फास्फोप्रोटीन और प्रोटीन के अणु प्राप्त होते हैं, और अन्य प्रोटीन के अणु, या बोलेंगे और अन्य के, यहां पर लिख दें और अन्य
प्रोटीन के अणु प्राप्त होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाती है। कंजुगेटिव बहुत सी चीजों का मिश्रण कहलाती है क्या, हमारी संयुग्मी प्रोटीन। तो बहुत सी चीजों मिश्रण, इसके अलावा होते हैं फास्फोलिपिड। ये भी जो प्रोटीन होती है इसमें प्रोटीन के अलावा और भी फास्फेट के मूलक, सल्फर के मूलक पाए जाते हैं। तब जल अपघटन आप कराएंगे तो उसमें वो भी अणु उपस्थित होंगे, तो उसे कोई क्या बोलेंगे, संयुग्मी यानी मिश्रित प्रोटीन। अब इसका रह जाता है लास्ट टॉपिक यानी के व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इसको रफ करते हैं, और अगला टॉपिक शुरू करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन के लिए आपको बताते हैं नंबर सी, व्युत्पन्न प्रोटीन। इसे क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स प्रोटीन्स, डेरिवेटिव प्रोटीन्स यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इसके लिए भाई बहुत आसान तरीका है, आप लिखना चाहें तो बस इतना लेंगे कि ऐसी प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर अप्रोटोनिक तत्व भी प्राप्त होते हैं, अप्रोटोनिक अणु भी प्राप्त होते हैं, तो क्या कहलाएगी। जो प्रोटॉनिक अणु नहीं होते यानी प्रोटीन के अणु नहीं होते वो भी इसमें जुड़े होते हैं, तो वो प्रोटीन के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के व्युत्पन्न। तो लिखेंगे वह प्रोटीन, स्टार्ट करते हैं, वह प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा अमीनो अम्ल के अलावा, अमीनो अम्ल के अलावा या अतिरिक्त, ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखनी है तो अतिरिक्त अप्रोटीन के अणु प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है, आप प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। वह प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर जिसका जल अपघटन कराने पर क्या अल्फा अमीनो अम्ल के अतिरिक्त अप्रोटीन के अणु प्राप्त होते हैं। जो प्रोटीन नहीं होती है वो भी अणु प्राप्त हो जाते हैं। अब वो भी भाई जब प्रोटीन के व्युत्पन्न है तो क्या कहलाएंगे, प्रोटीन के व्युत्पन्न, यानी कि प्रोटीन उसमें होती है, उसके अलावा अप्रोटोनिक यानी अप्रोटीन के अणु भी जुड़े होते हैं। और जब जल में उसको घोलेंगे तो वो कहीं निकल कर चले तो जाएंगे नहीं, तो वो चले जाएंगे तो फिर उसका मिश्रण का सीधा सीधा की प्रोटीन ही प्राप्त होगी, तो उसके साथ ही घुली रहती है। जब प्रोटीन की अल्फा अमीनो इकाइयां अलग हट जाती हैं तो अप्रोटीन अणु भी प्राप्त हो जाते हैं, जैसे पेंटोस, नंबर 1 पेंटोस, और नंबर 2 पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेंटोस और पॉलीपेप्टाइड ये होते हैं प्रोटीन के व्युत्पन्न। पेंटोस एक प्रोटीन है और उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड में बहुत से ऐसी प्रोटीन संरचना जिसमें प्रोटीन के अलावा अन्य तत्व भी पाए जाए। जैसे मायोसिन प्रोटीन को अगर ले लें तो उसमें और भी तत्व उपस्थित होते हैं। अगर हम ले लें तो उसमें हमारी मांसपेशियों में बहुत सा कैल्शियम, फास्फोरस और यानी कि हड्डियां भी कैल्शियम आ जाए, तो कैल्शियम कोई प्रोटीन का तो तत्व है नहीं। कैल्शियम है, एक मेटल है, एक तत्व है, एक सबस्टांस है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे, और उनकी बनी प्रोटीन का मिश्रण होता है। प्रोटीन के साथ अगर वो जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अप्रोटीन के अणु कहलाते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन का वर्गीकरण। अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है प्रोटीन की संरचना।
प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती हैं, प्राथमिक द्वितीयक। आपको प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का स्ट्रक्चर बना देना है, और तृतीयक संरचना तो आपको बस क्या है, कुंडलन बढ़ा देना है। चतुर्थ संरचना में कुंडलन को और ज्यादा बढ़ा देना है। तो ये आप स्टार्ट करेंगे आपके टॉपिक में प्रोटीन की संरचना। तो चलिए रब करते हैं प्रोटीन की संरचना, लिखते हैं इसको, रब कर देते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस प्रकार से ही लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। तो चलिए रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना। तो अब क्या पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन की संरचना, जो प्रोटीन में अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, उनके मध्य जो पेप्टाइड बंध के अलावा अगर हाइड्रोजन बंध का अट्रैक्शन ज्यादा आ जाता है तो हमारे प्रोटीन की जो संरचना होती है वो विचित्र हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो प्रोटीन की संरचना यानी कि हाइड्रोजन बंध का अट्रैक्शन और सहसंयोजी बंध के अट्रैक्शन के आधार पर प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली नंबर 1 प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना में आपको बताते हैं कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें अमीनो अम्ल की इकाइयां एक विशिष्ट क्रम में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। यानी कि अल्फा अमीनो अम्ल होता है, अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं और हजारों अल्फा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनकी इकाइयां यानी कि एक अल्फा अमीनो अम्ल विशिष्ट क्रम में, एक अल्फा अमीनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़कर एक विशिष्ट संरचना बनाता है। तो विशिष्ट जो संरचना बनाता है पॉलीपेप्टाइड की, वो एक सीधी रेखा में होती है। एक कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है। तो जब सीधी रेखा में प्रोटीन की संरचना इस प्रकार से बनती है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक संरचना। क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना। तो बताते हैं, जैसे हमारी हीमोग्लोबिन, एक सामान्य हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की संरचना होती है। सामान्य हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन की इकाइयां जुड़ी होती हैं वो ऐसे जुड़ी होती हैं। बैलिन, बलहिस, ल्यूथ्रो और प्रो ल्यूसीन। इस प्रकार की ये कोड होता है एक सामान्य, यानी कि बैलिन, स्टीन, ल्यूसीन, थ्यूरीन, प्रोनीन और ग्लाइसिन और ल्यूसीन। ये कोड होता है एक सामान्य हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन जो मनुष्य के रक्त में पाई जाती है, तो इसका कोड होता है बल, यानी बैलिन, स्टीन, ल्यूसीन, थ्यूरीन, प्रोनीन और ग्लाइसिन और ल्यूसीन। ये इसकी संरचना में पाया जाता है कोड। ये होती है कि एक सामान्य मनुष्य के हीमोग्लोबिन की प्रोटीन का अल्फा इकाइयां, ये क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। ये अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हैं एक सीधे धागे के रूप में, लेकिन इसके ये ग्लाइसिन का एक जो कोड होता है लगातार, जो ग्लाइसिन का कोड लगातार होता है, इसके स्थान पर अगर बैलिन आ जाता है, बैलिन की अल्फा अमीनो अम्ल आ जाता है, तो उसे कहते हैं कि बीमारी, जिसे हम कहते हैं सीकल सेल। क्या कहते हैं? सीकल सेल हीमोग्लोबिन
अब देखिए इसका कोड में क्या अंतर आ जाएगा। तो ये अल्फा अल्फा अमीनो अम्ल की इकाइयां हैं, इसलिए अल्फा लिखा था। तो इसमें सबसे पहले वैलिन ही होगा, उसके बाद हिस्टीन, और फिर उसके बाद में ल्यूसीन, फिर थ्यूनिन, फिर उसके बाद में प्रोलीन, फिर उसके बाद में ग्लाइसिन के स्थान पर वैलिन आ जाएगा। तो यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं और दिखाते हैं, एक अलग से आ जाता है। ये एक सीकल सेल हीमोग्लोबिन का क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है मनुष्य के शरीर के अंदर, जब ग्लाइसिन की जगह पे वैलिन आ जाता है। और उसके बाद में ये ल्यूसीन ऐसे ही रहता है। ये होता है प्राथमिक। अब ये कैसी होती है, एक सीधी रेखा, यानी कि एक सीधे धागे के रूप में हम बता सकते हैं आपको ऐसे करके। जैसे अगर NH लगाओ, इसकी संरचना अगर बनाएंगे तो NH को हमें दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, और यहां पर दिखा देंगे R। तो ये क्या हो गया, एक R के बीच में CO बन गया। फिर उसके बाद में क्या दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, और यहां पर H दिखा देंगे, और उसके आगे एक कार्बन दिखाएंगे, फिर R दिखा देंगे। तो ये प्रोटीन की अमीनो, ये यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये NH, इसके बीच में जो बंध बना है इसे NH2 कर दो इस समय, नहीं तो अगर दिखाना है तो इस तरीके से बॉन्ड दिखा दो। तो ये जो एक इकाई सीधी बनती चली जाती है, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। और सबसे आसान तरीका है, अगर आप ये प्राथमिक संरचना को याद करना है तो हीमोग्लोबिन की प्रोटीन की संरचना बता देना है, और उसकी बीमारी वाली भी जो एक सीधी सीधी सी संरचना बनती है इसको बता देना है। इसके अलावा हम बताते हैं द्वितीयक। द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स बनती है और बीटा हेलिक्स बनती है। तो यहां पर आपको बताते हैं, ये प्राथमिक संरचना हो गई। अब करते हैं और स्टार्ट करते हैं द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना, तो द्वितीयक संरचना एडिंग बी डालेंगे, द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना क्या होता है, द्वितीयक संरचना क्या लिखेंगे, कार्बोनिल और NH2 के मध्य, ये दो समूह होते हैं अमीनो अम्ल में, इसके मध्य जो H बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड बनता है, इसकी उपस्थिति के कारण द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली अल्फा हेलिक्स, और दूसरी होती है नंबर 2 बीटा परत लहरिया। क्या लिख देंगे, लहरिया, लहरदार। तो पहली अल्फा हेलिक्स बताते हैं, जैसे DNA में क्या होता है, प्रोटीन की इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तो इस प्रकार से एक हेलिक्स बनाती हैं, और इसका हेलिक्स बनने के बाद में क्या होता है, वो इस प्रकार से एक दूसरे को काटता है, ये इस प्रकार से काटता है। तो प्रोटीन की जो हेलिक्स संरचना होती है, इसका मुख्य कारण होता है कि प्रोटीन की जो एक सिंगल परत पाई जाती है, यानी कि प्राथमिक संरचना में जब कार्बोनिल ग्रुप और अमीन ग्रुप के मध्य हाइड्रोजन अट्रैक्शन होता है, तो उस आकर्षण के कारण ये प्रोटीन क्या बनाने लगती है, कुंडलन बनाने लगती है, कुंडल, ऐसे कुंडल किसके मध्य, CO और NH2 के मध्य हाइड्रोजन बनने के कारण ये क्या करने लगती हैं, इकाइयां, ये जो सीधा सीधा धागा होता है, अब यहां पर है CO और यहां पर है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बंध जब अट्रैक्ट करता है तो ये सिकुड़ने लगता है, तो सिकुड़ कर क्या बना देती हैं, कुंडलन बना देती हैं। तो देखिए कैसे, जैसे यहां पर CO और यहां पर है NH, तो इसके मध्य जो ये खिंचाव हुआ है ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इसमें बना देता है कुंडलन। तो प्राथमिक ये कैसी होती है, इसे इस संरचना को कहते हैं अल्फा हेलिक्स। तो इसके बारे में लिखेंगे, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना में कार्बोनिल और अमीन ग्रुप के मध्य
बनने वाले बंध में हाइड्रोजन अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है और प्रोटीन की संरचना कुंडलित हो जाती है। अब देखिए कैसे, NH और C डबल बॉन्ड O, यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर इसके आगे यहां लिखे हैं NH और ये अट्रैक्शन यहां दिखा दें C डबल बॉन्ड O, ऐसे अट्रैक्शन एक NH H और यहां पर क्या लिख दें N, या इस अट्रैक्शन के कारण C डबल बॉन्ड O और यहां पर अट्रैक्शन हाइड्रोजन बंध का और ये NH, ऐसे ही आगे C डबल बॉन्ड O और डॉट डॉट डॉट, यहां पर आप ऐसे दिखाएं C डबल बॉन्ड O, ये अट्रैक्शन हाइड्रोजन का आ गया और यहां पर क्या होगा HN। अब इसके आगे अगर दिखाना चाहते तो C डबल बॉन्ड O, ये अट्रैक्शन और किसके बीच में, अमीन के बीच में। ये जो बॉन्ड बने हैं इन्होंने क्या कर दिया, चारों तरफ से आप धागा एक कोई ले ले, एक कोई धागे के स्थान पर हम तार ले ले, तार ही ले लेते हैं। तो अगर तार पड़ा हुआ कहीं दिखता है तार, तो तार को हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से कुंडलन बना है। जैसे ये कुंडलन बन गया है, इसके ये कुंडलन दिख रहे हैं, जैसे ये सीधा सीधा एक धागा है, एक तार है, ठीक है। अब इसकी यूनिट में इस स्थान पर एक यहाँ टॉप पर, और जब दूसरी जगह पकड़ते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन अट्रैक्शन हो जाता है, तो ऐसे कुंडलन बनने लगते हैं। और कुंडलन की गुलाई बिल्कुल ऐसे होती है जैसे तार को हमने लिपेट दिया हो। ये कुंडलन ऐसे बनते जाते हैं और ऐसे बनते जाते हैं। अब इसको ओपन करते हैं तो ये जो कुंडलन बन के तैयार हुआ, यही यहाँ पर संरचना, और इसके बीच में कुंडलन के बीच में खिंचाव किसका हो रहा है, जैसे हम बताते हैं आपको। दोबारा इसको लपेट कर इस प्रकार को आप तार को लपेटते जाएं, अट्रैक्शन जैसे इसको फोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं इसकी फोल्ड को, तो क्या हो जाता है कि इस प्रकार से ये कुंडलन जो दिखाई देते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो ऐसे खिंचाव होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनके मध्य खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए तो ये सीधी संरचना हो जाती है, प्राथमिक संरचना। अब ये कुंडलन और अधिक ज्यादा घूम जाता है तो ये तृतीयक संरचना हो जाती है। अगर ये कुंडलन बहुत ज्यादा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा बना हो जाता है तो ये चतुर्थ संरचना हो जाती है। तो इसको रब करते हैं और बताते हैं परत वाली संरचना। तो इसको रब कर देते हैं, अब ये हो जाती है। अब बताएंगे परत, बीटा परत लहरिया संरचना। तो बीटा परत में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे 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 ही ऐसे 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 परत होती है। इनके बीच में क्या होता है, जैसे कार्बन है और कार्बन का C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ पर अमीन ग्रुप है NH और यहाँ पर है H, क्या H। तो इसके बीच में ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड अट्रैक्ट हो जाता है तो ये बन जाता बॉन्ड। इसके अलावा इसमें इस प्रकार की संरचना में R उपस्थित होगा, आगे NH समूह लगा होगा। अगर NH इधर है तो इस तरफ की संरचना में सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा अट्रैक्शन। फिर उसके बाद में आ जाता है C और कहीं पर इससे पर R होगा। तो ये एक परत संरचना बनाते हैं। जब कार्बोनिल और NH समूह के बीच में एक स्लेट नुमा संरचना बनती है तो ये कहलाती है परत संरचना। अब आ जाती है इसकी तृतीयक संरचना। तो तृतीयक संरचना में क्या होता है, आप तृतीयक और चतुर्थ एक ही बारे में बता देते हैं। तृतीयक और चतुर्थ, नंबर C आ जाता है तृतीयक संरचना, नंबर D चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना। तो चलिए तृतीयक संरचना, जब हम बताते हैं आपको, जब तृतीयक संरचना कब बनती है प्रोटीन की, जब जो कार्बन और C डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप और अमीन ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनने की यानी कि सहसंयोजक बंध का प्रभाव बढ़ जाता है, तो कुंडलन, इसको रब कर दें, क्या होता है किसके मध्य, जब CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप और NH ग्रुप
इसके मध्य आकर्षण हाइड्रोजन बंध के अलावा और अट्रैक्शन बढ़ जाता है कोवलेंट, और उसकी कुंडलन अधिक से अधिक बढ़ जाती हैं, अधिक से अधिक बढ़ जाती हैं, यानी कि द्वितीयक संरचना से अधिक कुंडलन स्थापित करता है तो वह तृतीयक संरचना कहलाती है प्रोटीन। और चतुर्थ संरचना में क्या होता है कि जब प्रोटीन का कुंडलन द्वितीयक यानी कि दूसरी प्रोटीन की संरचना और तृतीयक प्रोटीन संरचना से अधिक कुंडलन प्राप्त करता है तो वह चतुर्थ संरचना कहलाती है। ऐसे ये इस प्रकार से देख लीजिए, कुंडलन बढ़ गए तो ये क्या कहलाती है, चतुर्थ संरचना। और ये किसके अट्रैक्शन से होता है, कार्बोनिल और अमीन ग्रुप के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने से। अब इसका लास्ट टॉपिक रह जाता है, उसको बताते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए अब आ जाता है प्रोटीन का व्यतिकरण यानी कि डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, लास्ट टॉपिक इसमें प्रोटीन का व्यतिकरण आ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटीन का व्यतिकरण यानी कि प्रोटीन की संरचना में बदलाव हो जाना। क्या होता है, प्रोटीन की संरचना में कुंडलन बहुत अधिक होते हैं, ऐसे होते हैं, और ये जब कुंडलन खुल जाएं, कुंडलन खुल जाएं और एक सीधी सीधी संरचना में आ जाएं तो यह क्रिया कहलाती है प्रोटीन का व्यतिकरण यानी कि बदलाव। क्या आता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, या कह सकते हैं लीनियर हो जाती है, सीधी सीधी। पहले कैसे थी कुंडलन में, अब कैसी हो गई, सीधी सीधी, तो ये प्रोटीन का व्यतिकरण कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल देंगे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। क्या बोलेंगे, जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रोटीन के संगठन में बदलाव हो जाता है और एक नई संरचना स्थापित होती है सीधी सीधी सी, तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन का व्यतिकरण। अब हम बताते हैं ये प्रोटीन कैसी थी, गोलाकार, कैसी हो गई, सीधी सीधी। इसकी प्रोटीन नंबर 1 अंडे की प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं दूसरी, अंडे की प्रोटीन हो गई, और उसके बाद में दूध की प्रोटीन। इनका पीएच मान भी बदल जाता है भाई। देखो अंडे की प्रोटीन, जब अंडा बॉयल नहीं होता यानी कि कच्चा अंडा बोलते हैं जिसको, बॉयल किया हुआ अंडा नहीं होता, सीधा होता, उस समय अंडे की प्रोटीन कैसी होती है, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर होती है। अगर उसको जल में घोलेंगे, निकाला अंडा, तोड़ा और निकाला प्रोटीन को किसी गिलास या बर्तन में जल के साथ घोल दिया तो घुल जाएगी। लेकिन बात शर्ते अगर अंडा उबल गया, उबल गया यानी कि उबला अंडा, अब उबला हुआ अंडा क्या होता है, उसकी जो ग्लोबुलिन यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसकी सीधी सीधी परतें बन जाती हैं, एक सफेद व्हाइट रंग की। अब वो भाई कैसे घुलेगा, नहीं घुलेगा, जल में घुल भी नहीं सकता और पीएच पर अपना प्रभाव भी नहीं दिखा सकता है, पीएच पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, और वो प्रोटीन एक रेशेदार सीधी सीधी प्रोटीन हो जाए। और पहले कैसे थी वो, ऐसे 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 ग्लोबुलर प्रोटीन, फिर वो कैसी हो गई, रेशेदार, क्योंकि एकदम जाम हो गई, जम गई। ऐसे ही क्या होता है, दूध की प्रोटीन यानी कि दही बन जाती है। दही, दूध पहले कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में, दही बनने पर वो एक सॉलिड बन जाता है, वैक्सी सॉलिड। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी प्रोटीन होती है, बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों के कारण क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रेट लाइनें यानी कि खुलकर विकृत हो जाती है, टूट फूट कर एक नई संरचना बना लेती है, तो यह कहलाता है प्रोटीन का व्यतिकरण। तो आज की क्लास में बस प्रोटीन समाप्त हो गया, बस इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे अनसॉल्व पेपर के साथ में। अगर आपने डीएनए नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको डीएनए पढ़ना है या नहीं। फिलहाल में हम वीडियो बनाएंगे डीएनए के ऊपर, डीएनए और आरएनए बताएंगे, क्योंकि वो आनुवांशिक आणविक आधार है जिससे मनुष्य की सूचनाएं उसके माता पिता से संतानों में पहुंचती हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अनसॉल्व पेपर भी साथ में बनाएंगे, तो अनसॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा अगले ही दिन, तुरंत ही मिलेगा अनसॉल्व पेपर। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो भी स्टूडेंट हमें और ये भी करे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे ये कहना है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और प्रेस करें बेल आइकन थंब को। और थंब को जब प्रेस करेंगे आइकन थंब को, तो आपका वीडियो वैसे भी एकदम मूव कर जाएगा। उसके बाद में हम आपके लिए लाएंगे अगला अनसॉल्व पेपर सन 2021 का पहले कराएंगे। और आपके आने वाले त्योहार पर हम आपके होली पर ऑनलाइन यानी कि लाइव आएंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोग आपके सामने लाइव आएंगे। तो होली के दिन आप लोग तैयार रहें, जब आपका त्योहार शाम के वक्त पे रखेंगे कि सुबह के शाम आप रंग खेलेंगे, फिर उसके बाद में पूजा पाठ का काम करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपके साथ लाइव बातें करनी है, आपको विशेष देनी है होली के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी कि अनसॉल्व के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।